तो द सुप्रीम एल्केमी मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि फैंग अपने अवेकनिंग सेरेमनी को कंप्लीट कर वापस अपने घर आ गया था, जहां उसके फादर ने उसे उसके मदर के किडनैप और उनके सू फैमिली के डाउनफॉल के बारे में बताया था। जो सब बातों को जानकर फैंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बनने का अपना इरादा और भी पहले से पक्का कर लेता है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिंगर को देखते हैं, जिसने अपने एबिलिटी का यूज करके उन 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ दुगना कर रही थी। जो प्रोसेस जैसी कंप्लीट होता है वैसी लिंगर कमजोरी की वजह से नीचे गिरने लगती है, पर फैंग उसे संभालते हुए उन 3 लो ग्रेड स्पिरिचुअल स्टोन में से एक स्पिरिचुअल स्टोन लिंगर को खाने को देता है, क्योंकि उनके डील के हिसाब से अगर लिंगर इन 3 स्पिरिचुअल स्टोन की स्ट्रेंथ दुगना कर दे तो वह उनमें से एक को खा सकती थी। जिस स्पिरिचुअल स्टोन को खाने के साथ ही लिंगर की वीकनेस दूर भी हो गई थी, इसलिए वह फैंग को कुछ और स्पिरिचुअल स्टोन देने को कहती है ताकि वह उनके स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। लेकिन फैंग उसके इस रिक्वेस्ट को मना करके वापस उसकी बॉडी में जाने को कहता है, जिसके ऑर्डर को मानते हुए लिंगर चुपचाप फैंग की बॉडी में चली जाती है। जिसके जाने के बाद फैंग उन बचे 2 स्पिरिचुअल स्टोन से अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जिसके साथ वो हमें बताता है कि हर एक न्यू मार्शल विन को ओपन होने से फिजिकल पावर और स्ट्रेंथ बूस्टअप होती है, और मेरे पास तो डुअल मार्शल एट्रीब्यूट होने की वजह से मुझे 2 आर्टरीज को कम से कम ओपन करना ही होगा। जो बोलते हुए फैंग अपनी कल्टीवेशन को करना जारी रखता है, जिसमें उसे रात से दिन भी हो गई थी। जिन इतने समय में फैंग ने अपने 10 मार्शल विन को ओपन कर अपने सुआन जियान टेक्निक, जो उसे एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने में मदद करेगा, उसके लेवल 1 पर भी पहुंच चुका था। जिससे होता यह है कि उसके इतनी मेहनत के कारण अब वह सियान नून वॉरियर रेलम पर आ गया था। जिन सब की वजह से फैंग बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि अब वो अपने बॉडी में पहले से बढ़े हुए एनर्जी फ्लो को महसूस कर सकता था। जो जब जैसे ही थोड़ा रेस्ट करने को जाता है, वैसे उसे अपने फादर को किसी से लड़ते हुए आवाज सुनाई देती है, इसलिए तुरंत ही फैंग उस ओर चल देता है। जिसके बाद हम फैंग के फादर लियू और उसकी सिस्टर सिया को देखते हैं, जिनके पास कैन फैमिली का हेड सुजिन अपने बेटे यई को लेकर आया था, जो बोल रहा था कि लियू, तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे यई से करवा दो, जिसके बदले में तुम्हारी सू फैमिली ने जो हमारी फैमिली से 5 लाख गोल्ड कॉइन का लोन लिया है उसे हम लोग भूल जाएंगे, और साथ में इस मैरिज से तुम्हारी सू फैमिली की खोई हुई प्रेस्टीज भी वापस आ जाएगी, जिससे तुम होने वाली फैमिली मीटिंग में अपना पक्ष रख सकोगे। पर सिया तो इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, इसलिए उसके फादर लियू इस ऑफर को मना कर बोलते हैं कि अभी के लिए मुझे यह शादी मंजूर नहीं है। जिस पर सुजिन कहता है, तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें मेरी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? तुम्हें अपनी फैमिली की करंट सिचुएशन तो पता है ना? जैसे ही तुम्हारी फैमिली कमजोर पड़ेगी वैसे ये रहाउ टाउन में मौजूद फैमिलीज तुम्हें वापस उठने नहीं देंगी। जिसके बातों का जवाब देते हुए लियू बोलते हैं कि मेरी फैमिली इतनी भी कमजोर नहीं है कि इन छोटे चैलेंजेस से डर जाएगी, तुम बस अपने बेटे को लेकर यहाँ से चलते बनो। पर इससे सुजिन गुस्सा होकर बोलता है, लियू, मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम्हें तो यह मंजूर ही नहीं है, तो ठीक है, अगली बार जब तुम मेरे पास मदद मांगने आओगे तो तुम्हारी जितनी भी रिक्वेस्ट करने पर मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। तब देखते हैं कि तुम और तुम्हारी बेटी कहाँ जाते हैं। जो वह बोल ही रहा था कि उतने में वहाँ फैंग आ चुका था, जो सुजिन को कहने लगता है कि सुजिन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फैमिली में आकर मेरे फादर से ऐसी टोन में बात करो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी कैन फैमिली सराउ टाउन की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है तो तुम कुछ भी बोलोगे? इस पूरे कंट्री में तो तुम्हारी कैन फैमिली धूल के बराबर भी नहीं है। यह छोटी सी तुम्हारी कैन फैमिली तो लनहाउ सिटी में इतनी वीक है कि तुम्हें चूहों की तरह अपने बिल में रहना पड़ता है ताकि तुम्हारे फैमिली को कोई एलिमिनेट ना कर दे। जिसे सुन सुजिन बोलता है, बहुत अच्छे बेटे, तुम्हें तो अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना भी नहीं आता, और लगता है कि तुम अपने सू फैमिली की करंट हालत नहीं जानते। भले ही मेरी फैमिली इतनी दूर तक ना फैली हो, पर प्रेजेंट में हमारी कैन फैमिली तुम्हारी सू फैमिली से कई ज्यादा पावरफुल है, जिससे हम जब चाहें तब तुम्हारी सू फैमिली को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो फैंग बोलता है, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है? तुमने वह कहावत तो सुनी है ना कि जो कुत्ता भौंकता है वह काटता नहीं है। जिसकी बातों का जवाब देने इस बार यही सामने आता है, बोलता है कि बहुत हुआ तुम्हारा, कब से मैं तुम्हारी बातों को सुन रहा हूँ। इसका मतलब कतई नहीं है कि मैं वीक हूँ, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे फादर से जबान लड़ाओ। जो बोलकर यही फैंग को एक पंच मारने को बढ़ता है, पर फैंग तो इसी के लिए उन्हें इतनी देर से मजबूर कर रहा था ताकि वह उन पर पहले अटैक करें। जो यही से भी फास्टली एक बहुत ही पावरफुल पंच उसे दे मारता है, जिसके इम्पैक्ट से उसे अपने कदम पीछे को ले जाने पड़ते हैं। जिसके इस पंच के पावर से ही सुजिन काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता नहीं होता कि फैंग इतना पावरफुल हो चुका है।
पर इसके लिए अब काफी देर हो चुकी थी क्योंकि फैंग अपनी फायर पावर का यूज करके यही को एक बहुत ही पावरफुल किक मारता है, जिसकी वजह से वह उसके घर के सीधे बाहर ही चला जाता है। तो सुजिन जब देखता है कि फैंग ने उसके बेटे यही को बहुत बुरी तरह से मारा, इसलिए वह गुस्से में अपनी फायर पावर का यूज करके फैंग पर अटैक करता है। पर लास्ट टाइम पर फैंग के फादर सामने आकर सुजिन के इस पावरफुल फायर अटैक को अपनी फायर एट्रीब्यूट का यूज करके रोकने लगते हैं। और यहाँ हम देख सकते हैं कि फैंग के फादर इतने पावरफुल होते हैं कि वह सुजिन के इस अटैक को रोककर उसे पीछे भेज देते हैं, जिसकी वजह से सुजिन काफी इंजर्ड भी हो गया था और उसके माउथ से ब्लड भी आना स्टार्ट हो चुका था। तो सुजिन अपने आप को इस हालत में देखकर गुस्से में लियू को बोलने लगता है कि आज जो तुमने मेरे साथ यह किया है इसके लिए तुम बहुत पछताने वाले हो। जो बोलते हुए सुजिन अपने बेटे यही के पास जाकर उसे संभालते हुए अपने फैमिली में जाने लगता है। जिनको जाता हुआ देख लियू बोलते हैं कि आखिर क्यान फैमिली को अचानक से क्या हो गया कि अब मेरे पास आकर वह लोन मांगने लगे, जरूर इनके पीछे किसी का हाथ होगा। तभी इनकी इतनी हिम्मत हो गई कि ये मेरे फैमिली में आकर मुझसे ऐसे बात करें। तो फैंग अपने फादर से सवाल करता है कि आखिर ये सुजिन क्या बोल रहा था, मेरी सू फैमिली ने कब लोन लिया क्यान फैमिली से, बताइए, मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। जिसकी बातों का जवाब लियू ना देकर फैंग को अपने कल्टीवेशन पर ध्यान रखने को कहते हैं। लेकिन तभी फैंग की सिस्टर सिया बोल पड़ती है कि यह कुछ दिनों पहले की बात है जब हमारे पास हान फैमिली से एक बहुत ही ज्यादा मेडिकल सप्लाई पहुंचाने का डिमांड आया था। जो मेडिकल सप्लाई जब हमने हान फैमिली में सक्सेसफुली पहुंचा दिया था तो वह हमें बताते हैं कि उनके मेडिकल सप्लाई फेक हैं और उनके सभी भेजे हुए पिल इनइफेक्टिव यानी बेकार हैं। जिस फैमिली से तो हम पंगे ले नहीं सकते थे क्योंकि वह एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है, इसलिए हमें क्यान फैमिली से लोन लेना पड़ा ताकि हम उनको न्यू सप्लाई भेज सके। और जिस टाइम यह सब हो रहा था उस टाइम तुम अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान दे रहे थे, इसलिए फादर नहीं चाहते थे कि तुम इन मैटर में फंस कर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान ना दो, इसलिए उन्होंने यह तुमसे बात छुपाई। जो बात सुनने के बाद फैंग बोलता है कि मैं समझ गया, ये क्यान फैमिली और हान फैमिली एक साथ मिलकर मेरे सू फैमिली को बर्बाद कर देना चाहते हैं। पर फादर आप चिंता ना करें, जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक मेरे फैमिली के फाउंडेशन पर कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। आप बस देखिए मैं इस मैटर को कैसे सॉल्व करता हूँ। जिसके दिखाते ये सीन यहीं पे कट हो जाता है और हमें एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल को दिखाया जाता है जिसके आसपास का सीनरी बहुत ज्यादा ही खूबसूरत था। जिस जगह पर हम फैंग को देखते हैं जो बोल रहा था कि अभी मुझे इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं अपने 9th लेवल ऑफ वायलेंट टैप स्ट्रेंथ को एक्टिवेट ना कर लूं, जिसके बाद ही मैं उन फैमिली से पंगे ले सकता हूं। और सू होंग के मेमोरी के अनुसार मुझे इस 9th लेवल ऑफ वायलेंट टैप स्ट्रेंथ को अचीव करने के लिए कम से कम 100 मीटर वाटरफॉल के नीचे कल्टीवेट करना पड़ेगा, जिसके बाद ही मैं इसे एक्टिवेट कर सकूंगा। जो बोलकर फैंग अपने कपड़े उतार कर इस वाटरफॉल के नीचे अपना कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है। पर ऐसा फैंग ज्यादा देर तक कर नहीं पाता क्योंकि उसकी बॉडी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं बनी थी कि वह इन पावरफुल वेव को सह सके जो इन 100 मीटर वाटरफॉल से गिर रही थी। इसलिए फैंग डिसाइड करता है कि वह तो अभी 9th लेवल ऑफ वायलेंट टाइप स्ट्रेंथ को अचीव कर नहीं सकता, इसलिए कम से कम वो अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बना ले। जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है।